कुछ देर में मंत्रियों ने बादशाह से कहा कि आपने जिन जौहरियों को बुलाया था वे सब आ गए हैं। बादशाह ने उन्हें बुलाकर कहा कि इन 23 दरवाज़ों के रत्नों की बनावट और सज्जा तुम भली भांति देख लो। तुम लोगों को 24वां दरवाज़ा भी ऐसा ही जड़ाऊ बनवाना है। उन लोगों ने अच्छी तरह देखभाल कर कहा, हम रत्न तो जड़ सकते हैं किंतु हमारे पास ऐसे मूल्यवान रत्न नहीं हैं। बादशाह ने कहा, इसकी चिंता न करो, शाही खजाने में जितने जवाहरात चाहे ले लेना। मंत्री ने भी अपनी वफादारी दिखाने के लिए कहा, मैं अपने पास से सारे रत्न दे दूंगा, किंतु दरवाज़ा ठीक वैसा ही बनना चाहिए जैसा अन्य दरवाजे हैं। बादशाह अपने महल में गया। उसने और मंत्री ने सारे रत्न, जिनकी माँ द्वारा भेंट किए हुए रत्न भी थे, जौहरियों के हवाले कर दिए। उन्होंने अपने कारीगर लगवाकर बाहरदारी के खाली दरवाज़ों पर अन्य दरवाज़ों के नमूनों पर रत्न जड़वाए। 1 महीने के काम के बाद देखा गया कि बादशाह और मंत्री के दिए हुए सारे रत्न खत्म हो गए, लेकिन दरवाज़ा पूरा फिर भी न भरा। वे लोग परेशान होने लगे कि बादशाह से जाकर क्या कहेंगे। उस समय अलादीन ने उनसे कहा, तुम लोगों ने भरसकर प्रयत्न किया, तुम सब यह जड़े हुए रत्न उखाड़ कर बादशाह को और मंत्री के पास वापस पहुंचा दो। दरवाजे की फिक्र न करो, यह जड़ जाएगा। वे लोग रत्न उखाड़ कर ले गए तो अलादीन ने अकेले में फिर चिराग को रगड़ा और जिन के आने पर कहा कि तुम इस दरवाजे को भी दूसरे दरवाजे की तरह बना दो। जिन गायब हो गया। अलादीन भी कहीं चला गया। 2 क्षण बाद उसने आकर देखा कि सादा दरवाज़ा भी दूसरे दरवाज़ों की तरह बन गया है। उसने दास भेजकर सारे जौहरियों को वापस बुलाया और दरवाज़ा दिखाकर कहा, रत्नों को वापस करते समय यह भी कह देना कि अलादीन ने सादा दरवाज़ा भी रत्न जड़ित करवा दिया है। सारे जौहरियों को इस बात पर घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन वे चुपचाप चले गए। उन्होंने जाकर बादशाह और मंत्रियों को रत्न वापस किए और अलादीन का दिया हुआ संदेश भी देना चाहा, किंतु बादशाह ने उनकी बात सुने बगैर फिर मंत्री को लेकर अलादीन के महल में आ गया और उन्हें स्वागत सत्कार का अवसर दिए बगैर बाहरदारी में चला गया। वह अलादीन से कहने लगा, बेटे, मैं सिर्फ यह पूछने के लिए आया कि तुमने उस दरवाजे की जुड़ाई क्यों रोक दी और मेरे और मंत्री के रत्न क्यों वापस कर दिए। उसने कहा, मैंने खुद ही दरवाज़ा जुड़वा लिया, आप देख लें। बादशाह ने जाकर देखा तो पहचान ही न सका कि कौन सा दरवाज़ा था जिनकी नई जड़ाई हुई है। यह देखकर बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, बेटा, तुम जैसा कोई आदमी नहीं हो सकता। तुम हमेशा ऐसा काम करते हो जो मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। तुम वाकई हर काम में कमाल करते हो। अलादीन ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर कहा, यह सब आप ही की महत्व और आपका मुझ पर अनुग्रह है जो यह प्रशंसा कर रहे हैं, वरना मैं तो किसी योग्य भी नहीं हूँ। इसके बाद बादशाह अपने महल में चला गया। वहाँ उसने मंत्री के अलादीन के महल की प्रशंसा की। मंत्री ने कहा कि मुझे तो यह सब जादू लगता है। बादशाह ने हंसकर कहा, तुम्हें अब भी अलादीन से इसलिए जलन है कि तुम्हारे बेटे के बजाय उसे दामाद बना लिया। वह कसक तुम्हारे दिल में नहीं गई, इसलिए तुम अलादीन की प्रशंसा नहीं सुन सकते। मंत्री यह सोचकर चुप हो गया कि बादशाह मूर्ख है और धोखे में ही रहना चाहता है। बादशाह रोज़ अपने महल की छत पर खड़ा होकर अलादीन के महल को देखता और मन ही मन उसकी प्रशंसा किया करता। अलादीन शौकीन भी था और दिल का अच्छा भी। वह सप्ताह में 1 दिन बाजार में सवार होकर निकलता। कभी मस्जिद में सबके साथ नमाज पढ़ने जाता, कभी मंत्री और अन्य अमीरों सरदारों के घर उनसे मिलने जाता और अपने घर पर भी उनकी दावतें करता। उसने दासों को यह काम सौंप रखा था कि जब उसकी सवारी निकले तो दोनों और फकीरों और निर्धनों के लिए अशरफियाँ लुटाते चले। इस कारण जब वह सवार होकर निकलता तो रास्ते में भीड़ हो जाती और लोग उसकी शान शौकत और उदारता की प्रशंसा करते। जो भिखमंगे और निर्धन उसके घर पर जाकर सहायता प्राप्त करने में असमर्थ होते, उन्हें भी इस प्रकार मदद देता। इसके अलावा हर हफ्ते 1 बार शिकार के लिए भी जाता था। कभी तो नगर के पास ही शिकार खेल कर वापस चला आता था और कभी जंगल में इतनी दूर निकल जाता कि 2-4 दिन बाद उसने अपनी दानशीलता के कारण नगर में किसी को निर्धन न रहने दिया। इस उदारता के कारण जड़ साधारण उसे बहुत प्यार करने लगे, यहाँ तक कि उसके सिर की कसम खाने पर भी तुरंत विश्वास कर लिया जाता। साथ ही वह बादशाह को भी प्रसन्न रखता था। वह उसे अपने पराक्रम से भी प्रभावित करना चाहता था। उसे जल्द ही इसका अवसर मिल गया। बादशाह ने यह इरादा किया कि अपने एक पुराने वैरी बादशाह पर हमला करके उसका राज्य ले ले। इसलिए उसने बड़ी फौज जमा की। अलादीन ने कहा, इतनी अधिक सेना की क्या ज़रूरत है, मुझे आज्ञा दे, मैं थोड़ी ही सेना लेकर वैरी को ख़त्म कर दूंगा। बादशाह ने अनुमति दी और अलादीन ने युद्ध कौशल में थोड़ी ही सेना के बल पर दुश्मन को हरा दिया। बादशाह इस विजय का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी शक्ति बढ़ गई। अलादीन भी दूर दूर तक नाम हुआ। अलादीन इसी प्रकार कई वर्षों तक सम्मानपूर्वक रहा। जिस जादूगर ने अलादीन की गड्ढे वाली गुफा में बंद किया था, उसे विश्वास था कि अलादीन वहीं मर खप गया होगा। फिर भी एक दिन उसे बैठे बैठे ख्याल आया कि देखें तो उसका क्या हाल है।
उसने अपने दालान में बैठे कर संदूकचे में रमल की पुस्तकें और यंत्र निकाले और कई घंटे तक विचार करता रहा कि अलादीन का क्या हो हाल है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बार बार रमल फेंकने पर भी यही मालूम होता कि अलादीन अत्यंत धनवान हो गया है और उसका विवाह चीन की राजकुमारी से हो गया है। इस बात को जानकर उसके हृदय में ईर्ष्या की लपटें उठने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखों में जैसे खून टपकने लगा। वह सोचता रहा कि भाग्य की विडंबना देखो कि सारी मेहनत मैंने की और उसका फल भोग रहा है। वह आवारा दर्जी का बेटा। उसने कई दिन तक इस बात पर विचार किया और अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि घर में पड़े पड़े पछताने से कोई लाभ नहीं। एक बार फिर चीन की यात्रा करनी चाहिए। किसी तरह अलादीन से वह जादू का चिराग लेना चाहिए जिससे वह इतना अमीर बना है कि शहजादी को ब्याह सके। उसने यह भी सोचा कि अगर संभव हो तो अलादीन को मार भी डालना चाहिए। अजीब बात यह थी कि अलादीन को जादू का छल्ला देने के बाद वह उसके बारे में भूल ही गया था। अलादीन को भी उसकी याद न रही। दोनों चिराग से अभिभूत थे। जादूगर घोड़े पर बैठकर चीन को चल पड़ा। उसने रातों को सराय में सोने के अलावा कहीं दम न लिया और कुछ महीने में चीन जाकर अलादीन के नगर में जो राजधानी थी पहुंच गया। उसने एक सराय में कमरा किराए पर लिया और नगर में घूमकर अलादीन के बारे में पता लगाने लगा। एक दिन बहुत से लोग अलादीन के विचित्र महल की बातें कर रहे थे। उसने पूछा, यह अलादीन कौन है? लोगों ने कहा, तुम विदेशी हो इसलिए उसे नहीं जानते। वह बड़ा ही अमीर है, बादशाह का दामाद है और उसका महल शाही महल से कहीं बढ़कर शानदार है। हम लोग बताएंगे कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अपनी आंखों से उसका महल देखोगे तो विश्वास होगा। जादूगर ने कहा, मैं वास्तव में परदेशी हूँ। मैं अफ्रीका का रहने वाला हूँ। कल ही यहाँ आया हूँ। आप लोग कृपा करके बताएं कि अलादीन का विचित्र महल कहाँ पर है तो मैं भी उसे देखूं। लोगों ने उसे अलादीन का महल का पता बता दिया। उस जादूगर ने जाकर महल को चारों ओर से भली प्रकार से देखा। उसे निश्चय हो गया कि उसी चिराग के बल पर अलादीन ने यह महल बनवाया है। क्योंकि चिराग का जिन हर बात कर सकता है, वह सराय में वापस आकर अपना कमरा बंद करके फिर रमल की पुस्तकें खोलकर बैठ गया और विचार करने लगा कि इस समय वह चिराग कहाँ है। उसे मालूम हुआ कि चिराग किसी आदमी के पास नहीं है बल्कि उसी महल के एक कमरे में रखा हुआ है। साथ ही उसे यह भी मालूम हुआ कि अलादीन इस समय महल में नहीं है और कई दिन तक महल में नहीं आएगा। वह यह सब जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि अलादीन की अनुपस्थिति में ही वह आसानी से धूर्ततापूर्वक चिराग को हथिया सकता था और चिराग हाथ में आने के बाद उसे अलादीन या किसी और की क्या चिंता थी। अपनी पुस्तकें आदि बंद करके वह सराय के मालिक के पास गया और अलादीन के विचित्र महल की बड़ी प्रशंसा करने के बाद कहने लगा कि महल देखकर तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अब चाहता हूँ कि उसके मालिक को भी देखूँ। सराय वाले ने कहा, यह क्या मुश्किल है। वह हर हफ्ते सवार होकर शहर में निकलता है लेकिन अभी 5 दिन तक न आएगा क्योंकि शिकार खेलने के लिए दूर से किसी जंगल में गया है। जादूगर के लिए इतनी सूचना काफ़ी थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर एक ठठेरे की दुकान पर गया जहाँ धातु की वस्तुएं बनती थी। उसने ठठेरे से कहा कि मुझे तांबे के 12 सुंदर और बड़े चिराग चाहिए। ठठेरे ने कहा, आज तो नहीं हो सकता किंतु कल तुम्हें चिराग मिल जाएंगे। जादूगर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, कल ही दे देना, लेकिन यह ध्यान रहे कि उन्हें खूब रगड़ कर देना ताकि वे चमचमाने लगें। दाम जो भी मांगोगे दे दूंगा। ठठेरे ने चिराग बनाना मंजूर कर लिया। दूसरे दिन जादूगर ने ठठेरे से 12 सुंदर चमचमाते हुए नए चिराग लिए और उन्हें खूबसूरत टोकरी में रखकर अलादीन के महल की ओर चला। जब पास पहुंचा तो ऊंची आवाज़ में हाफ लगाने लगा, पुराने दीपकों के बदले नए चिराग ले जाओ, पुराने दीपकों के बदले नए चिराग ले जाओ। गलियों में खेलने वाले लड़के वहां जमा हो गए और पागल समझकर हो हल्ला करने लगे और मजाक में उसे अजीब नामों से पुकारने लगे। अधिक अवस्था के लोग भी उसकी विचित्र हाँफ को सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि यह आदमी पागल हो गया है जो उल्टा व्यापार कर रहा है। जादूगर ने न तो बड़ी उम्र के लोगों के हंसने की परवाह की, न लड़कों की भद्दी बातों का बुरा माना। वह बराबर यही आवाज़ लगाता रहा, पुराने दीपकों के बदल कर नए चिराग ले जाओ। उस समय बदर बदौर अपनी सुसज्जित बारादारी में बैठी थी। उसने जादूगर की आवाज़ सुनी लेकिन समझ न सकी कि वह क्या कह रहा है क्योंकि लड़के बहुत शोर कर रहे थे। इसलिए उसने एक दासी से जो उसके पिता के महल से उसके साथ आई थी कहा कि बाहर जाकर देखो कि कैसा शोर हो रहा है। वह दासी थोड़ी देर बाद हंसती हुई वापस आई तो शहजादी से कहा, क्यों दांत निपोर रही हो, बताती क्यों नहीं कि क्या बात है। दासी ने अपनी हंसी पर काबू पाकर कहा, मालकिन एक अजीब पागल आदमी है। नए दिए लिए हैं, उन्हें बेचता नहीं बल्कि कहता है कि पुराने दियों देकर नए ले जाओ।
शहजादी हंसने लगी। दासी ने कहा, एक मैला कुचैला दिया मैंने अंदर रखा देखा है। ऐसे शानदार महल में वह अच्छा नहीं लगता। आप कहे तो उसे बदल लाऊं। यह वही जादू का चिराग था, उसे मैला तो होना ही था, क्योंकि जरा से रगड़ से जिन आ जाता था। अलादीन को चाहिए था कि हमेशा अपने ही पास वह चिराग रखता, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर इतने दिनों में ऐश आराम के बाद वह चिराग की रक्षा की ओर से बेपरवाह भी हो गया। उसने बादशाह और बदौर को उसके बारे में कुछ न बताया था, क्योंकि जादू की बात से शायद उसे धोखेबाज समझा जाता। उसकी माँ इस समय मर चुकी थी और इस समय अलादीन और जादूगर के अलावा कोई मनुष्य उस चिराग का रहस्य नहीं जानता था। शहजादी को दासी की बात पसंद आई। उसने एक दास से कहा, यह दासी जो चिराग बता रही है उसे ले जाओ और इसके बदले नया चिराग ले आओ। वह दास जो चिराग को लेकर जादूगर के पास गया और बोला, यह पुराना दिया लो और नया दिया दे दो। जादूगर इसे देखते ही समझ गया कि यह उसी का वांछित चिराग है। उसने दास के हाथ से चिराग लिया और उसके आगे टोकरी कर दी, इनमें से जो दीप कर चाहो छांट कर ले जाओ। दास ने उसमें से सबसे अच्छा चिराग लेकर मालकिन को दे दिया। यह होने के बाद लड़कों ने फिर शोर करना शुरू कर दिया। जादूगर आगे बढ़ा, लेकिन अब उसने आवाज़ लगाना बंद कर दिया। अब लड़कों को भी उसे छेड़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए वे इधर उधर बिखर कर अपने खेलों में लग गए। जादूगर ने जब दोनों महलों के बीच का मैदान पार कर लिया और तंग और सुनसान गलियों में घुसा तो तेज तेज चलने लगा। एक बिल्कुल निर्जन स्थान में उसने टोकरी और सारे नए चिराग कूड़े में फेंक दिए और जादू के चिराग को निकाल लिया। वह सराय में भी न गया, क्योंकि वह रमल की सामग्री अपने साथ ले आया था और जादू का चिराग पाने के बाद उसे सराय में रखे सामान और घोड़े की क्या चिंता होनी थी। आधी रात तक वह उसी निर्जन स्थान में रहा। फिर उसने चिराग को रगड़ा। जिन ने प्रकट होकर आदेश मांगा तो जादूगर ने कहा, मुझे और अलादीन के पूरे महल को उठाकर अफ्रीका में मेरे निवास स्थान पर पहुंचा दो। जिन ने तुरंत उसकी आज्ञा का पालन किया और जादूगर के साथ अलादीन के महल को उसके अंदर के सभी लोगों के साथ अफ्रीका पहुंचा दिया। बादशाह के बारे में पहले ही बता जा चुका है कि वह रोजाना अपने महल की छत पर चढ़कर अलादीन के महल को देखा करता था। दूसरे दिन वह हमेशा की तरह उस महल को देखने गया तो उसने साफ मैदान ही दिखाई दिया। उसने अपनी आंखों को मला। उसे आश्चर्य हुआ कि सूरज साफ चमक रहा है, न बादल है न कुम्हरा। फिर भी अलादीन का महल क्यों नहीं दिखाई दे रहा। उसने चारों ओर आंखें फाड़ कर देखा, किंतु उसे महल नहीं दिखाई दिया। बादशाह को ऐसा मानसिक उद्वेग हुआ कि उस मैदान में जहाँ पर कल शाम तक वह महल खड़ा था देखता ही रहा। अलादीन और जादुई चिराग की यह कहानी के 8 भाग हैं और इन 8 भागों को मैंने प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप संपूर्ण कहानी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप प्रत्येक भाग की वीडियो को देख सकते हैं। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।